डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सोशल थॉट के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रांस की क्रांति 1789 में घटित हुई थी। 1789 से 1799 तक विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है फ्रांस की क्रांति। यह क्रांति स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आदि के लिए भी हुई थी। फ्रांस की क्रांति का विश्लेषण करें इससे पूर्व हम फ्रांस की क्रांति से पूर्व सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति से पूर्व हम तीन जो मुख्य वर्ग थे फ्रांस में, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रांसीसी समाज के तीन वर्ग दिखाए गए हैं। प्रथम संपदा वर्ग, द्वितीय संपदा वर्ग और तृतीय संपदा वर्ग। प्रथम संपदा वर्ग में पादरी वर्ग हैं, द्वितीय संपदा वर्ग में कुलीन वर्ग है और तृतीय संपदा वर्ग में जनसाधारण है। सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से फ्रांसीसी समाज मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित था। सबसे उच्च वर्ग को प्रथम संपदा वर्ग कहा जाता था। इस वर्ग में चर्च से संबंधित पुरोहित वर्ग सम्मिलित था। दूसरा संपदा वर्ग कुलीन वर्ग वंशानुगत आधार पर पुराने सामंतशाही युग से संबंधित था अथवा पुराने भूस्वामी वंशों से संबंधित था। तीसरा संपदा उन लोगों की थी जो उपयुक्त दोनों वर्गों में नहीं थे, अर्थात वे जनसाधारण में सम्मिलित थे, सामान्य नागरिक थे, जो परंपरागत विशेषाधिकारों से वंचित थे, उनको किसी प्रकार के विशेष अधिकार नहीं थे। उस समय फ्रांस में दो वर्ग थे, एक श्रेष्ठ जन और दूसरा जनसाधारण। इन श्रेष्ठ जनों के बारे में उचित कहा गया है कि चोगा पहनने वाले ईसाई धर्म के भी पादरी महत्व में तलवारधारी सामंतों से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे, बल्कि कुछ हद तक श्रेष्ठ ही थे, इसलिए उन्हें प्रथम संपदा कहा गया है। परंतु इन तीन वर्गों के भी अनेक उपवर्ग थे और समाज एक जटिल क्रम सोपान में बंधा था, इसलिए तीन वर्गों के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेंगे। पहला है पादरी वर्ग। यह एक विशिष्ट व्यावसायिक वर्ग की भांति था। यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। फ्रांस में उसका 10% भूमि पर अधिकार था और वह सभी प्रकार के करों से मुक्त था। मनुष्य के नैतिक, धार्मिक और सार्वजनिक कार्य जैसे कि जन्म, विवाह, समाज कल्याण, दान, शिक्षा, चिकित्सा आदि इस वर्ग के कार्य क्षेत्र में आते थे, यानी कि अधिकांश कार्य इसी वर्ग के अंतर्गत आते थे। वे नैतिक नियमों के उल्लंघन के लिए दंड देते थे और कैथोलिक चर्च के कठोर अनुशासन के अनुपालन हेतु प्रोटेस्टेंट पादरियों एवं समाचार पत्रों के विरुद्ध राज्याज्ञाएं निकालते थे, यानी कि वो दंड भी देते थे, अपना संविधान भी चलाते थे और विभिन्न प्रकार की राज्याज्ञाएं वो लागू करते थे। ये लोग गरीबी से त्रस्त नहीं थे। दूसरा वर्ग है कुलीन वर्ग। इस वर्ग में मुख्यतः तीन उपवर्ग थे। प्रथम देहाती सामंत, जिनमें पुराने कुलीन परिवारों के वे लोग सम्मिलित थे जो प्राय सरकारी नौकरियों में काम करते थे। कभी कभी मध्य वर्ग के लोग भी व्यापार आदि के परिणाम स्वरूप धन की दृष्टि से समृद्ध थे, यानी कि इस वर्ग में संपन्न लोग थे, आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग इसमें थे। द्वितीय वह सामंत वर्ग था जिसे छोटे बाग भी कहा जाता था। ये संपत्ति की दृष्टि से अधिक संपन्न नहीं थे, परंतु अपने कुलीन साथियों की मदद से सरकारी पदों पर पहुंच गए थे। हालांकि जो प्रथम वर्ग था देहाती सामंत, उनसे आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा कम थे, लेकिन फिर भी ये अपने प्रयासों से, अपने कुलीन साथियों की मदद से सरकारी पदों पर पहुंच गए थे। वे अवसरवादी सामंत बन गए थे। तृतीय दरबारी सामंत वर्ग था, जो प्राचीन प्रतिष्ठित वंशों से संबंधित थे और राजा के दरबार में जिनकी उपस्थिति रहती थी, यानी कि ये अधिकांश राजा के दरबारी थे। फ्रांस कुलीन वर्ग के स्वामित्व में फ्रांस की कुल भूमि का 5वां भाग था। तीसरा है जनसाधारण। फ्रांस में जनसंख्या की दृष्टि से जनसाधारण 94% था। लगभग 94% इसी की जनसंख्या थी। ये प्रत्येक प्रकार के राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित थे। इस जनसाधारण को किसी भी प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस वर्ग के भी दो भाग थे। पहला उनका जो धनवान और भूस्वामी थे तथा उद्योग धंधों एवं व्यापार में भी लगे हुए थे, और दूसरा ये वास्तव में मध्यम वर्ग के पूंजीपति थे, यानी कि इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक थी। और दूसरे भाग में भूमिहीन कृषि मजदूर थे, शिल्प थे, दस्तकार थे और अकुशल मजदूर लोग थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ये बहुत गरीब थे और इनको किसी भी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इन जनसाधारणों में भी किसानों की स्थिति सबसे खराब थी। ये बहुत मुश्किल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे।
हालांकि दिन रात ये परिश्रम करने के बाद भी इनका जीवन घोर संघर्षपूर्ण था। ये मेहनत भी करते थे, आर्थिक उत्पादन भी करते थे, फिर भी इन पर भारी कर लगा हुआ था। राजा प्रथम दो वर्गों को प्रसन्न करने के लिए तीसरे वर्ग, मुख्यतः जो अभी अपन ने बताया कि किसानों और कारीगरों का घोर शोषण करता था। ये जो भूमिहीन कृषि मजदूर थे, किसान थे, अकुशल मजदूर लोग थे, इनका घोर शोषण होता था। तीसरे भाग में साहूकार, बैंकर, शिक्षक, वकील, डॉक्टर थे, जिन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। पुनर्जागरण, वैज्ञानिक चेतना और ज्ञानोदय ने इस तीसरे वर्ग को अधिक प्रभावित किया, क्योंकि ये वर्ग शिक्षित तो था लेकिन इनके पास में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रथम संपदा वर्ग के धर्म नेता और द्वितीय संपदा वर्ग के नोबल राजा भी इनकी चापलूसी एवं जू हजूरी करते थे। इन्हें मध्य वर्गीय बुजुर्गा भी कहा जाता था। फ्रांस की अर्थव्यवस्था 1720 से लेकर क्रांति के 1789 तक बहुत खराब थी। वहाँ का शासन घाटे में था। इन परिस्थितियों में उनमें अपनी स्थिति को सुधारने की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हुई। वे राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहते थे। इनकी सक्रियता का परिणाम 1789 की फ्रांस की क्रांति के रूप में घटित हुआ। आगे हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति से संबंधित कारक कि फ्रांस की क्रांति 1789 में जो फ्रांस की क्रांति घटित हुई उसके क्या क्या कारण थे। फ्रांस की क्रांति एक लंबे समय से चली आ रही परिस्थितियों का परिणाम था। फ्रांस की क्रांति अचानक घटित नहीं हुई थी, वो एक लंबे समय से चली आ रही घटनाओं का परिणाम था। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारणों में से पहला कारण है निरंकुश एवं अत्यधिक खर्चीला राजतंत्र। फ्रांस का जो राजतंत्र था बहुत खर्चीला और दिखावापूर्ण था, आडंबरपूर्ण था। लुई 16 के दरबार में सैकड़ों की संख्या में दरबारकारी चाटुकारिता करते थे, यानी लुई 16 जो राजा था वहाँ का, उसके दरबार में सिर्फ जो दरबारी थे वो चाटुकारिता करते थे। प्रांत के गवर्नर भी राजा का अनुसरण कर ऐश्वर्य का जीवन भी जी रहे थे। सुदृढ़ शासन का अभाव था। राज्य की सत्ता का आधार देवीय था, यानी कि जो राजतंत्र था वो निरंकुश होता गया और अत्यधिक खर्चीला होता गया, और यही फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण बना। दूसरा, चरित्रहीन सामंती चर्च व्यवस्था। चर्च व्यवस्था नैतिकता के आदर्शों से घिरी हुई थी और पद सोपान में बटी थी। स्थानीय स्तर पर सच्चा कार्य करने वाले पुरोहित अपने ही वर्ग के आर्क बिशप और बिशप अधिकारियों से असंतुष्ट थे और उनका तख्ता पलटना चाहते थे, जो कि क्रांति के रूप में परिणाम सामने आया, क्रांति के रूप में परिणति हुई। तीसरा, असमान और अन्यायपूर्ण कर प्रणाली। फ्रांस में कर प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण थी। उसका भार जनसाधारण पर था। जनसाधारण अपनी आमदनी का 1/5 ही अपने पास बचा पाता था, यानी जनसाधारण जो है 1/5वां हिस्सा ही अपनी जो कमाता था उसका बचा पाता था। 4 हिस्से उसको कर के रूप में देने पड़ते थे। इसके अलावा जनता को बेगार के रूप में राज्य की सड़कें, भवन बनाने में श्रम के रूप में भी योगदान देना पड़ता था। किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगे हुए थे, जैसे सामंतों और गिरजाघरों को कर देना, सरकार को भूमि कर देना, चुंगी कर, आयकर आदि देना। इन विषम परिस्थितियों में स्वाभाविक था कि क्रांति होनी ही थी और ये जो असंतोष था वो एक क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। चौथा है, फ्रांस दिवालियापन के कगार पर। फ्रांस पर सार्वजनिक ऋणों का भार बढ़ता जा रहा था और वो दिवालिया होने के कगार पर आ गया था। पांचवा है, अहंकारी और शोषक कुलीन वर्ग। फ्रांस का कुलीन वर्ग किसी उत्पादन में कार्य नहीं करता था, वो अहंकारी था और सिर्फ शोषण का काम करता था, शोषक था। यही कारण था कि क्रांति के दौरान उनका कोई पक्षधर नहीं था। छठा है, तीसरे वर्ग में बढ़ता हुआ असंतोष। तीसरे वर्ग में भी एक ऐसा वर्ग उभर आया जो अच्छी हालत में था, लेकिन जो कुलीन प्रतिष्ठा से रहित था, यानी आर्थिक स्थिति से तो ठीक था लेकिन उसको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। इस नए वर्ग में 2 श्रेणियों के लोग थे। एक तो नगर के नए उभरे पूंजीपति अभिजात, इन्हें समृद्ध पूंजीपति कहा जा सकता है। ये सामान्य वस्तु बेचने वाले विक्रेता थे। इनके अलावा वे जो पेशेवर आधार पर पूंजीपतियों की भांति बन गए, जैसे डॉक्टर, वकील और शिक्षक आदि। सातवां है, योग्य नेतृत्व का अभाव। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में नेतृत्व का संकट था। न तो जनता की भीड़ के बीच कोई रचनात्मक नेता था जो भीड़ को नियंत्रित कर सके, भीड़ पर अपना जादू चला सके, भीड़ को कोई नई दिशा दे सके। आठवां है, अयोग्य एवं डरपोक सम्राट। इस भयानक स्थिति की तुलना में लुई 16 निहत ही अयोग्य और डरपोक सम्राट था। वह जनता की समस्याओं को हल नहीं करता था, क्योंकि उसे न तो इतनी दूरदर्शिता थी और न ही भीड़ का सामना करने की शक्ति, भीड़ का सामना करने की हिम्मत। वह जनभावनाओं को नहीं पहचान सका
उसमें जन भावनाओं को पहचानने का विवेक नहीं था। वह स्वेच्छाकारी निरंकुश राजा बना रहना चाहता था। शक्ति प्रदर्शन का उसमें साहस नहीं था। वह धीरे धीरे जनता के सामने शिथिल होता गया और ये मान्यता चली आ रही थी कि राजा का आदेश कानून है। और फिर धीरे धीरे लोगों में असंतोष बढ़ता गया। क्रांति से पूर्व फ्रांस में विविध क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कानून व्यवस्था थी, जिसके कारण फ्रांस में अराजकता, नियमहीनता और असंतुलन की स्थिति पैदा हुई। 9वां है आर्थिक कारक। लुई 14 के शासनकाल में अनेक युद्ध हुए जिनमें काफ़ी जान माल की हानि हुई। लुई 15 ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि महाजनों से कर्जा लेकर अपना खर्चा चलाता था। लुई 16 तो और भी कमज़ोर शासक था। उसे तो विरासत में दिवालिया सरकार मिली थी और साथ ही उसका खुद का भी कोई विजन नहीं था, दूरदर्शी नहीं था। इन सब आर्थिक परिस्थितियों ने भी क्रांति को बलवती बनाया। फ्रांस की क्रांति का महत्व एवं परिणाम कि फ्रांस की क्रांति जैसी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की महान और गहरी घटना के दूरगामी प्रभाव होना स्वाभाविक था। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख प्रभाव निम्न प्रकार है। पहला, मानववाद का विकास। फ्रांस की क्रांति से विश्व में मानववाद का विकास हुआ। मानव की स्वाभाविक स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत को लेकर गठित इस क्रांति ने सिद्ध कर दिया कि मानव अस्तित्व और विकास की स्वाभाविक शर्त उसकी स्वतंत्रता है। प्रत्येक राष्ट्र में धर्म, वाणी, व्यवसाय के अधिकारों को प्रकृति का सूचक माना जाने लगा। दूसरा है जनता ही प्रभुसत्ता का स्रोत। राज्य की प्रभुसत्ता किसी देवी आधारित नहीं है, बल्कि वो जनता के हाथों में है। ये फ्रांस की क्रांति ने सिद्ध कर दिया। तीसरा है लौकिकवाद का विकास। फ्रांस की क्रांति से लौकिकवाद का विकास हुआ। लौकिकवाद में धर्म के मामले में जनता को स्वतंत्रता प्रदान की गई। पूजा, वंदना, धर्म के अलावा सामाजिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में तर्क और सदाचार को महत्व दिया जाने लगा। मानव के इतिहास में धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और लौकिकवाद आदर्श रूप में प्रतिष्ठित हुए। पांचवा, राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन। फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। पांचवा है कानून की सर्वोच्चता। इस क्रांति ने न्याय के क्षेत्र में मार्गदर्शन किया है। नागरिक व आपराधिक कानूनों तथा प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक रूप से अलग अलग संकलित किया गया और औपचारिक रूप से उन्हें लिपिबद्ध किया गया। इस प्रकार कानून की सर्वोच्चता सिद्ध हुई। छठा है समाजवाद का विस्तार। इससे बच्चों की शिक्षा का प्रबंध, वयस्कों के लिए रोजगार का प्रबंध, चिकित्सालय, अनाथालय, पुस्तकालय, सार्वजनिक पार्क आदि का प्रबंध करना राज्य के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। यह एक क्रांतिकारी विचारधारा थी। धीरे धीरे ये विचारधारा प्रत्येक आधुनिक और प्रगतिशील राज्य के लिए आदर्श बनती गई। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रमुख प्रभाव सामंतवाद को समाप्त करना और लोकतंत्र का उद्भव और विकास करना है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अनेक मुद्दे उभरे, जैसे संपत्ति का रूपांतरण, सामाजिक व्यवस्था आदि पर समाजशास्त्रियों को विचार के लिए आमंत्रित किया गया। कामटे पर फ्रांस की क्रांति के घटनाक्रम एवं परिणामों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि आपने सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक विज्ञान समाजशास्त्र की स्थापना ही कर दी।